क्लाउड पार्टिकल बिजनेस या क्लाउड के नाम पर धोखा। डिंपल खरूड़ की इस पूरे प्रकरण में भूमिका ईडी की लहूलुहान कर देने वाली चार्जशीट, इसको कहते हैं ना, एकदम ब्लडी बहुत खून की होली वाली चार्जशीट, लहूलुहान कर देने वाली चार्जशीट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और यूट्यूब पर आपका लीगल दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रकरण की, जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को ग्रांटेड रिटर्न का वादा किया गया और संभवतः पैसा कमाने का नया टेक फॉर्मूला इजाद किया गया और बदले में इन्वेस्टर्स को अब तक मिला फ्रॉड। जी हां, 3,717 करोड़ के क्लाउड गेम की, और इसकी मुख्य किरदार में शामिल किया है ईडी ने डिंपल खरूड़ को, जिनकी बेल आपको पता है हाल में रिजेक्ट हो गई कोर्ट से। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बेल रिजेक्ट हुई, महत्वपूर्ण यह है जानना कि क्या कहकर रिजेक्ट हुई। उससे भी महत्वपूर्ण यह जानना है कि आपने अपनी पिटीशन में क्या कहा था। तो चलिए खोलते हैं लेयर दर लेयर इस बेल की कहानी को, और किसी भी मिनट, 1 मिनट के लिए इस वीडियो से जाइएगा नहीं, क्योंकि हर मिनट होगा एक नया खुलासा। अभी तक आप सिर्फ यह जानते हैं कि बेल रिजेक्ट हुआ, लेकिन अब यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फंसा है वहां पैसा, और चाहिए पैसा तो देखिए हर एक मिनट इस वीडियो को, जहां आपको रूबरू कराऊंगा मैं नग्न सच्चाई से, ताकि किसी तरह के मुगालते और गफलत में अगर आप आज भी जी रहे हैं तो मुक्त हो जाइए। पैसे तो मुक्त हो ही गए। फ्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, JIPL, JRPPL, नाम बड़े काम छोटे, लेकिन काम बड़े धंधे करने की इन कंपनियों ने मिलकर एक स्कीम बनाई, माई क्लाउड पार्टिकल। आइडिया था कि आप एक टीवी स्पेस खरीदो और कंपनी वापस आपसे लीज पे ले लेगी और हर महीने आपको देगी एश्योर्ड रिटर्न। सुनने में फ्यूचरिस्टिक, तमाम जांचों में खड़ा उतरा 24 कैरेट सोना, रेंट भी मिलता रहा, कुछ नहीं था गड़बड़। लेकिन हकीकत में यह था मनी लॉन्ड्रिंग, हकीकत में यह था मनी सर्कुलेशन। सर्वर मौजूद थे, लेकिन उस सर्वर का एक भी क्लाइंट नहीं था। उस सर्वर में एक भी क्लाइंट के डाटा नहीं मिले। 119 सर्वर्स बिना बिजली के कनेक्शन के, एक भी कस्टमर का डाटा वहां उपलब्ध नहीं था। यह रेंट कहां से आ रहा था? फिर तो लोग कह रहे हैं धोखा किसके साथ हुआ, कब हुआ? हमारा तो आज तक एक भी रेंट नहीं मारा गया। अरे साहब, धोखा उसी को नहीं कहते हैं। सरकार के भी अपने कुछ कायदे कानून होते हैं। तो साहब, अगर आप इन्वेस्टर कंपनी थे तो उसका लाइसेंस लेते, उसके तहत लोगों से पैसा लेते, लेकिन आपने वो लाइसेंस तो लिया नहीं था। तो ये रेंट आ रहा था पुराने इन्वेस्टरों को नए इन्वेस्टर से के रिटर्न के रूप में, और इसी को कहते हैं क्लासिक पॉन्जी स्कीम। देश में बहुत पहले से हो रहा है, और उन्हीं सब को रोकने के लिए नया कानून लाया गया है। और इस पूरे प्रकरण में जो पता लगा, बेल पिटीशन के द्वारा, जजमेंट के द्वारा, तो डिंपल खरूड़ का रोल सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं था, बल्कि वह इस पूरे गेम की एक एक्टिव प्लेयर थी।
डिम्पल खरूड़ मैडम सिर्फ सीईओ सुखविंदर खरूड़ की पत्नी नहीं बल्कि शेयर होल्डर थी कंपनी में, बेनिफिशियरी थी और इस पूरे प्रकरण की फ्रंट फेस थी। 40.85 करोड़ रुपया सीधे इनके पर्सनल अकाउंट में गए। 85 लाख रुपए फ्रूट चाट इंटरटेनमेंट को भेजे गए जहां ये खुद डायरेक्टर हैं। 42 लाख रुपए अवनी आईटी इंफ्रा को ट्रांसफर हुए। इस कंपनी से भी इनका डायरेक्ट लिंक था। यह कोई सिंपल हाउसवाइफ नहीं है, यह व्हाइट कॉलर क्लाउड क्वीन है। कोर्ट में क्या हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई, आइए समझते हैं। बचाव पक्ष की दलीलें थीं, गिरफ्तारी सनसेट के बाद हुई, महिला को रात में पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक, महिला अफसर मौजूद नहीं थी, मिल ऑफिसर ने गिरफ्तारी की, ठीक, जिस अदालत में पेश किया उस अदालत का जुडिक्शन नहीं था, अर्थात गलत कोर्ट में केस पेश किया गया, गलत कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। जो आरोप लगा है वह ईडी के प्रीडिकेट ऑफेंस का हिस्सा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, एक शब्द में इन सारे आरोपों को, इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया, कहा नथिंग डूइंग, फुल बकवास, और रिलाई किया ईडी के सबमिशन पर। वो क्या है, गिरफ्तारी शाम 6:15 पे हुई, सूर्यास्त से पहले। महिला ईडी अफसर अनुपम मल्लिक मौजूद थी। प्रीडिकेट ऑफेंस मौजूद है। नोएडा और लुधियाना के तीनों एफआईआर एक्टिव हैं और बेल की टाइमिंग 24 घंटे के अंदर थी। पेशी की टाइमिंग 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पेश कर दी गई गिरफ्तारी के बाद। जज ने लिखा, सिर्फ महिला होना बेल की गारंटी नहीं हो सकती, सिर्फ महिला होना बेल का लाइसेंस नहीं हो सकता। फिर और आगे जाकर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इनको फ्लाइट रिस्क भी माना। आपको पता है, कोर्ट ने कहा ईडी के अनुसार ये नेपाल भाग रही थी, इसके पहले भी ये दुबई जाने की कोशिश कर चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि इस महिला के पास पैसा है, पावर है और पासपोर्ट भी है, तीनों है, यह भाग सकती हैं, यह गवाहों को धमका सकती हैं और यह सबूत को मिटा सकती हैं। अब कोर्ट के इस ऑर्डर पे जरा इस कदर देखिए कि मैं एक वकील हूं, मेरा काम है कानून के बारे में शिक्षा देना, केस लड़ना। अगर इनके समर्थक जो इस वक्त जेल में बंद हैं वो मुझे वीडियो बनाने पे धमकाते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं, जब इनके आका, इनके मालिक जेल में बंद हैं, तब तो कोर्ट का यह आरोप तो कहीं ना कहीं सही लगता है कि अगर ये बाहर आ जाएंगे तो इनके समर्थक पता नहीं क्या बोएंगे, क्या बवाल काटेंगे। और ये महिला खुद पावरफुल है तो ये सबूत भी बिठा सकती है, गवाहों को भी ये धमका सकती हैं, अपने बयान से मुकरने की बात कर सकती है। तो ऐसा कोर्ट ने कहा। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि ईडी ने कोई 1, 2, 3 नहीं, 26 के 26 बयान लिए अपने केस को मजबूत करने के। तो वो 26 के 26 स्टेटमेंट ट्रायल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो अगर ये बाहर निकलेंगी तो उनको धमका सकती हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ऐसा कोर्ट ने माना। और वीडियो पे जब ये हाल है इनके समर्थकों का, अब ये कौन लोग हैं, क्या हैं, पता तो बताते नहीं कमेंट में, लेकिन धमकाते पूरा है साहब।
इसलिए इस आधार पर कि ये महिला भाग सकती हैं, गवाहों को धमका सकती हैं और सबूत मिटा सकती हैं, कोर्ट ने न इनको इंटरिम बेल दिया और ना ही रेगुलर बेल, कर दिया दोनों रिजेक्ट। तो साहब यह कोई मामूली अपराध नहीं है। कोर्ट के अनुसार 3,717 करोड़ का व्हाइट कॉलर डिजिटल लूट है और यह हमें इलाद दिलाता है, यह हमें सावधान रहने को कहता है। इंडिया में कैसे टेक स्टार्टअप्स के नाम पर स्कैम पनप रहे हैं। यह एक डिम्पल या सुखविंदर खरूड़ या भ्यू नाउ की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत के स्टार्टअप स्कैम कल्चर की जलती हुई मिसाल है। मेरे पास कमेंट के माध्यम से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ, उसके बारे में वीडियो बनाओ। मुझे उन मामलों की जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इंडिया में, पूरे भारत में स्टार्टअप स्कैम कल्चर पनप रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। शार्क टैंक लोग देखते हैं, उसको देखकर इन्वेस्ट करते हैं और बदले में मिलता है वैप्रोवेयर। कोई क्रिप्टो करेंसी स्कैम कर रहा है, कोई NFT का फ्रॉड कर रहा है और अब आया क्लाउड पार्टिकल स्कैम। सवाल यह नहीं है कि कितने लोग ठगे गए, सवाल यह भी नहीं है कि उनका पैसा कब तक उनको वापस मिलेगा। आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज न ईडी की बारी है, ना आज खरूड़ से मैं कुछ कहना चाहता हूं और ना मैं इन्वेस्टर से कुछ कह रहा हूं। आज मैं सीधा सवाल आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट के रडार से बाहर कैसे रहती। धोखा हो जाता है, फिर आप जगते हैं, फिर आप कार्रवाई करते हैं। धोखा अपने प्रिमिटिव स्टेज में ही क्यों नहीं रोक दिया जाता। ऐसी कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको बनानी पड़ेगी। चोरी के बाद चोर को पकड़ने की कवायद सही है, लेकिन ऐसी भी तो व्यवस्था कीजिए कि मोहल्ले में चोरी ना हो, डाका ना पड़े। मर्डर के बाद आप कातिल को पकड़ लेते हैं। मैं मानता हूं ऐसी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी भी व्यवस्था नहीं हो सकती जहां लाखों नए फ्रॉडलेंट स्कीम्स रोज लॉन्च हो, जहां साइबर क्राइम की संख्या 60,000 प्रतिदिन से ज्यादा हो। फिर हम इस डिजिटल इकोनॉमी का क्या करें। तो साहब इस मामले में कम से कम ईडी का एक्शन एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। ईडी का एक्शन यहाँ स्पॉट ऑन रहा। जानकारी मिलते ईडी ने कार्रवाई करी, अरेस्ट किया एयरपोर्ट पर, 40 करोड़ से ज्यादा की फॉर्सेनिक ट्रायल निकाली, सामने लाए, डिजिटल एविडेंस पेश किया, सेल कंपनियों का खुलासा किया, लेयरिंग और डाइवर्सन सब के सब नेल हुआ। अब सवाल है कि क्या इस केस में यही 3 एक्यूज्ड हैं? उन बाकी एक्यूज्ड को ईडी कब पकड़ रही है, वो कब पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर को कुछ वापस मिलेगा भी क्या, और मिलेगा तो कब मिलेगा? और आप कमेंट करके बताइए कि इस घटना के बाद क्या देश में इस बात की मांग नहीं उठनी चाहिए बड़ी शिद्दत से, बड़ी जोरदार ढंग से, कि टेक बेस्ट फ्रॉडस्टर के लिए कोई नया कानून क्यों नहीं। डिम्पल खरूड़ का बेल रिजेक्ट होना निचली अदालत से एक आदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। टेक की आड़ में व्हाइट कॉलर माफिया मत बनो। और सरकार, क्रिप्टो हो या क्लाउड, अब वक्त आ गया है कानून को 2025 के स्कैम के लिए तैयार करो। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सजा भी होनी चाहिए, सिर्फ अरेस्ट काफ़ी नहीं है? नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल
स्कैम से सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और यहाँ इस चैनल पर हम उठाते रहेंगे ऐसे घोटालों की पोल और खोल। अगली बार मिलेंगे एक और कानून और घोटाले के चिर फार के साथ। तब तक याद रखो, डाटा बेचना गलत नहीं है, क्लाउड पार्टिकल बेचना गलत नहीं है, हवा में डाटा बेचना जरूर जघन्य अपराध है। जय हिंद, जय न्याय।